हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश भर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये टॉपिक है और क्वेश्चंस रेगुलरली इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप रियल टाइम एग्ज़ाम के अंदर बेटरली परफॉर्म कर सकें, इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। आपकी सहूलियत के लिए दोनों ही मीडियम के अंदर यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। आपको जिस भी भाषा के अंदर सहूलियत है आप उसके अकॉर्डिंग देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, द हेड ऑफ एपिडाइमिस इज कॉल्ड, यानी कि एपिडाइमस या अधिवृषण का सिर कहलाता है। जो एपिडिडाइमस होता है उसके हेड को अपने क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मैंने एक टेस्टिस का यहाँ पर एक डायग्राम बनाया और यहाँ पर उससे लगता हुआ मैंने एक अधिवृषण का डायग्राम बनाया है, एपिडिडाइमस का डायग्राम बनाया। ये तो टेस्टिस है और ये एपिडिडाइमस है। मैं आपकी सहूलियत के लिए इस एपिडिडाइमस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एपिडिडाइमस है। तो एपिडिडाइमस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। जो सबसे ऊपर वाला जो होता है वो कैपुट होता है, जो बीच वाला होता है उसको अपने कॉर्पस बोलते हैं, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, कोडा कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कैपुट है वो हेड होता है, जो कॉर्पस होता है उसको बॉडी कहते हैं, काय कहते हैं, और कोडा जो है वो क्या चीज़ है, टेल है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन क्या है, एपिडिडाइमस का सिर क्या कहलाता है। तो नेचुरली कि क्या कहलाता है, कैपुट एपिडिडाइमस कहलाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी क्वेश्चन इससे पूछ ले तो कैपुट को हम लोग, कैपुट भाग को हम ग्लोबस मेजर भी कहते हैं, ग्लोबस मेजर भी कहते हैं, और कोडा भाग को हम ग्लोबस माइनर भी कहते हैं, ग्लोबस माइनर के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन सिंपल सा था, द हेड ऑफ एपिडिडाइमस इज कॉल्ड, एपिडिडाइमस का सिर क्या कहलाता है। तो बड़ा साफ है कि एपिडिडाइमस का जो हेड है उसको अपने क्या कहेंगे, ये सामने लिखा हुआ है कैपुट है ना। तो कोडा या गुबरनेकुलम या वास्ट डिफरेंस तो होने से रहा, कौन सा है, कैपुट एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस का सिर कहलाता है कैपुट एपिडिडाइमस। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है डायग्राम के साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक व्यक्ति की शुक्रवाहिनी को शल्य क्रिया द्वारा काट दिया जाए या अवरुद्ध कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो आपके सामने है, जैसे कि नेम शो कर रहा है शुक्रवाहिनी, वो पूछ रहा है इफ द वास्ट डिफरेंस या वास्ट डिफरेंशिया ऑफ अ मैन इज सर्जिकली कट और ब्लॉक्ड। तो वास्ट डिफरेंस या शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा है, ये किसको कैरी करती है, कैरी स्पर्म, शुक्राणु का वहन करती है शुक्रवाहिनी। वास्ट डिफरेंस क्या कैरी करती है, स्पर्म को कैरी करती है। अब हम कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति की शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए तो क्या होगा, या अवरुद्ध कर दिया जाए तो क्या होगा, वीर्य में शुक्राणु अगतिशील हो जाएंगे, द स्पर्म्स इन द सेमेन विल बिकम नॉन मोटाइल, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया नहीं होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस विल नॉट टेक प्लेस, रुधिर में टेस्टोस्टेरोन विलुप्त हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन विल डिसअपियर फ्रॉम ब्लड, या सेमेन विल बी विदाउट स्पर्म। तो एक चीज़ याद रखो, जिस व्यक्ति की वास्ट डिफरेंस को सर्जरी के द्वारा हटा दिया गया है या ब्लॉक कर दिया गया है तो उसके अंदर जो सेमेन है, वो तो बन ही रहा है ना, बट फर्क इतना सा है कि सेमेन के अंदर जो है या वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि शुक्राणु को लाने वाली जो शुक्रवाहिनी है, डक्ट जो कि स्पर्म को लेकर आ रही है, वास्ट डिफरेंशिया या वास्ट डिफरेंस, उसको तुमने कट कर दिया है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर शुक्रवाहिनी होगी, वास्ट डिफरेंस होगी, उसके अंदर तो सेमेन के अंदर स्पर्म भी होगा। लेकिन जिसकी शुक्रवाहिनी को शल्य क्रिया के द्वारा हटा दिया गया है या वृद्ध कर दिया गया है तो उस व्यक्ति के वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। शुक्राणु बाकी सब जो सिक्रीशन है वो तो होगा, लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि शुक्राणु को लाने वाली शुक्रवाहिनी को ही आपने काट दिया है या अवरुद्ध कर दिया है, यू हैव ब्लॉक्ड और इधर सर्जिकली रिमूव्ड द वास्ट डिफरेंस। तो वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, सेमेन विल बी विदाउट स्पर्म्स, सेमेन विल बी विदाउट स्पर्म्स। मेरे ख्याल से आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, इज इट क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं।
द डक्ट्स विच कैरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू कैपुट एपिडिडाइमस आर। वो कोई प्रश्न पूछ रहा है, वह नलिका जो शुक्राणुओं को वृषण से कैपुट अधिवृषण तक ले जाती है, वह क्या कहलाती है? तो बड़ा सिंपल सा है, ये वृषण है और ये अधिवृषण है। दिस इज टेस्टिस और ये जो है वो पूरा क्या है दोस्तों? एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस बोले तो अधिवृषण है, अभी जस्ट पढ़ाया था अपन ने। और आपको मालूम है कि ये जो है, ये वाला पार्ट ये कैपुट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो एपिडिडाइमस का कॉर्पस होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? कोडा होता है। अब आप सब जानते हो कि यहाँ पर टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। और यहाँ पर एक जगह होती है, रेटे टेस्टिस, जिसको कि अपने वृषण झालक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? वृषण झालक बोलते हैं। रेटे टेस्टिस होती है। और जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, वो कहाँ पर आते हैं? रेटे टेस्टिस में, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ आकर खुलती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ आकर क्या हो जाती है? खुल जाती है। शुक्रवाहिकाएं जो होती है, या शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है, शुक्रजनक नलिकाएं वो यहाँ पर आकर खुलती है, और यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर खुलती है। और यहाँ पर रेटे टेस्टिस से कुछ डक्ट्स निकलती है, ऐसी यहाँ से कुछ डक्ट्स निकलती है, राइट। इन डक्ट्स को दोस्तों अपने क्या कहते हैं? वासा एफ्रेंशिया। उसको हम क्या बोलते हैं? वासा एफ्रेंशिया कहते हैं, जो स्पर्म्स को एपिडिडाइमस के कैपुट भाग में लेके जाती है। क्लियर? तो वही पूछ रहा है, वह नलिका जो शुक्राणुओं को वृषण से कैपुट अधिवृषण तक ले जाती है, वो क्या कहलाती है? दोज डक्ट्स विच कैरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू कैपुट पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस आर कॉल्ड। तो बड़ा साफ है, कौन सी है? वासा एफ्रेंशिया, राइट। शुक्रवाहिका, वासा एफ्रेंशिया कहते हैं इसको, वासा एफ्रेंशिया, है ना। शुक्रवाहिनियां तो होगी नहीं, शुक्रवाहिनियां तो वो तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से ये शुक्रवाहिनी तो ये होती है, शुक्रवाहिनी तो यहाँ पर निकल रही है, यानी कि वासा डिफरेंशिया तो ये वाली है। यूरेटर होगा नहीं, बिडर्स कैनाल होगी नहीं। तो वह नलिका जो शुक्राणु को वृषण से कैपुट भाग में लेके जाती है, ये वाली ट्यूब्स, तो ये वाली ट्यूब्स क्या कहलाती है? वासा एफ्रेंशिया, या जिसको कि हम क्या कह देते हैं? शुक्रवाहिका कह देते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ। फ्रक्टोज किसके सिक्रीशन में उपस्थित है? तो देखो, पहली बात तो सेमिन जो होता है ना, सेमिन, नर के अंदर जो वीर्य निकलता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। फीमेल के अंदर कभी भी फ्रक्टोज नहीं होता है, राइट। तो फ्रक्टोज किसके स्रावन में उपस्थित होता है? बार्थोलिन ग्रंथि। नाउ बार्थोलिन ग्रंथि तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो फीमेल के अंदर होती है। काउपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन में फ्रक्टोज नहीं होता है। पेनिनियल ग्लैंड्स के सिक्रीशन में नहीं होता है। हाँ, फ्रक्टोज किसके स्थावन में उपस्थित है? तो फ्रक्टोज शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, मेल के अंदर। केवल मेल के अंदर जो फ्रक्टोज पाया जाता है सेमेन के अंदर, उसको सिक्रीट करने वाला कौन होता है? शुक्राशय होता है, यानी कि कौन होता है? सेमिनल वेसाइकल। याद रखना, यानी कि कौन होता है भाई? सेमिनल वेसाइकल। याद रखोगे, फ्रक्टोज कभी भी फीमेल के अंदर नहीं पाया जाएगा। यदि फीमेल के अंदर पहुंचेगा वो, तो वो सेमेन यदि फीमेल के अंदर डाला गया है तो ही फ्रक्टोज फीमेल के अंदर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेल्स द एसिडिटी इन द यूरेथ्रा इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ। मानव नरों में मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा की अम्लीयता को किसके द्वारा उदासीन किया जाता है? देखो, आप समझो, मेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, मेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, राइट, उसके अंदर दो चीज़ें आकर मिलती है। ये समझो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, और ये यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है। यूरेथ्रा बोले तो मूत्र मार्ग। तो यहाँ से इसमें क्या आएगा? यूरिन। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए
कि यूरेथ्रा जो है ये पूरा यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा के अंदर यूरिन तो आकर मिलता ही है, लेकिन साथ के साथ इजैकुलेटरी डक्ट भी तो ओपन होती है। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। इजैकुलेटरी डक्ट बोले तो स्खलन नलिका, स्खलन नलिका ओपन होती है, और स्खलन नलिका क्या लेकर आती है? सेमेन। यहाँ से क्या रिलीज होता है? ये इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर आकर क्या डालती है? इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेमेन वेरी होता है। तो दो चीज़ें आकर खुलती हैं ना, तो मान लीजिए कि सेमेन पैसेज के पहले उस मेल के अंदर यूरेथ्रा से यूरिन पास हुआ, तो ये जो मूत्र मार्ग है, पूरा यूरेथ्रा है, ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। यूरिन से क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो इस एसिडिक यूरेथ्रा की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए नेचर ने हमको यूरेथ्रा के दोनों तरफ जानते हो एक ग्लैंड दी है, और उस मेल के अंदर उस ग्लैंड का नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। मेल के अंदर उस ग्लैंड का नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड है, जो कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है? समाप्त करता है। इसका स्त्रावन मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है? अम्लीयता को समाप्त करता है। ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ द काउपर्स ग्लैंड रिमूव्स द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा। क्या कहा मैंने? द सिक्रीशन ऑफ द काउपर्स ग्लैंड रिमूव्स द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा। तो मानव नरों में मूत्र मार्ग की अम्लीयता को किसके स्त्रावन द्वारा उदासीन कर दिया जाता है? तो ऑफकोर्स यहाँ पर वन पेयर, यूरेथ्रा के दोनों तरफ वन पेयर क्या होती है? काउपर्स ग्लैंड होती है। तो काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो उसको मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर देता है। रेक्टर ग्लैंड कभी भी ये काम नहीं करती, ना ही पेनियल ग्लैंड करती और ना ही मूत्राशय के द्वारा होता है। तो काउपर्स ग्लैंड मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करती है। काउपर्स ग्लैंड रिमूव द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। इसीलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर काउपर्स ग्लैंड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन मैमल्स प्रोड्यूसेस एल्कलाइन म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। स्तनियों में निम्न में से कौन स्नेहन के लिए क्षारीय श्लेष्म उत्पन्न करता है? क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या है? स्तनियों में निम्न में से कौन स्नेहन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए क्षारीय श्लेष्म उत्पन्न करता है? तो एक चीज याद रखो, ह्यूमन मेल्स के अंदर लुब्रिकेशन करने का जो काम है वो किसका सिक्रीशन है? काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है। काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है वो क्या करता है? लुब्रिकेशन करता है पेनिस का। लुब्रिकेशन का मतलब होता है स्नेहन का काम करता है, जिससे कि मैथुन की क्रिया सुगम हो जाए, जिससे कि कोपुलेशन का प्रोसेस इजी हो जाए। तो स्तनियों में निम्न में से कौन स्नेहन के लिए क्षारीय श्लेष्म उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन मैमल्स प्रोड्यूस एल्कलाइन म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। ह्यूमन मेल्स के अंदर काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो पेनिस को लुब्रिकेट करता है, ताकि कोपुलेशन का जो प्रोसेस हो, राइट, वो मैथुन की क्रिया हो, वो क्या हो जाए? सुगम हो जाए। तो न तो पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन, ना प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, ना टेस्टिस का। हमेशा याद रखना, जो लुब्रिकेशन का काम होता है वो हमेशा काउपर्स ग्लैंड का होता है, जो कि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ, यूरेथ्रा के दोनों तरफ वन पेयर होती है। काउपर्स ग्लैंड कहते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट, सेमिनल प्लाज्मा, जिसको हम सेमिन भी कहते हैं, हैज स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ। तो सेमिन के अंदर क्या क्या होता है? तो सेमिन के अंदर एक तो स्पर्म होता है, प्लस उसके अंदर क्या होता है? सिक्रीशन होते हैं, है ना। और स्पर्म के साथ में ही क्या होता है? उसके अंदर कुछ सिक्रीशंस होते हैं। सेमिन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस एल्कलाइन सिक्रीशंस। एल्कलाइन सिक्रीशन होते हैं उसके अंदर। और वो एल्कलाइन सिक्रीशन कहाँ कहाँ से आते हैं? तो देखो, एक तो काउपर्स ग्लैंड से आते हैं, एक तो काउपर्स ग्लैंड से आएंगे, एक उसके अंदर आकर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन मिलते हैं, और
सबसे ज़्यादा सेमिनल वेसिकल का सेक्रीशन जो है वो यहाँ पर आकर मिलता है। तो शुक्राशयी प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा या वीर्य या सेमन में शुक्राणु के साथ साथ किसका स्रावन होता है? तो शुक्राणु के साथ साथ एक तो शुक्राशय का सेमिनल वेसाइकल का सेक्रेशन होता है, प्रोस्टेट का सेक्रेशन होता है ऑफ कोर्स, और काउपर्स ग्लैंड का सेक्रेशन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थर्ड वाला, है ना। फॉलिकल्स तो फीमेल में होगी तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। बार्थोनिन ग्लैंड फीमेल में होती है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, यूरेटर्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तो यूरेटर्स का कोई सिक्रीशन ऐसा नहीं होता है, तो फोर्थ वाला भी नहीं होगा। तो शुक्राशय प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा या सेमिन या वीर्य में शुक्राणु और किस किस के सिक्रीशन होते हैं? तो अपने कहेंगे शुक्राणु, और इसमें शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि का स्रावन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। सेवेंथ का थर्ड आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय। आखिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करने वाली टेस्टीज में स्पेशल सेल्स होती है जिसको कि अपने लीडिक सेल्स कहते हैं। तो मास्ट सेल्स तो सिक्रीट करेगी नहीं, सर्टोली सेल्स तो न्यूट्रिटिव सेल्स होती है, कुफर सेल्स लिवर में होती है। टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रीट करती है? तो टेस्टीज के अंदर मिलने वाली लीडिक सेल्स, टेस्टीज के अंदर मिलने वाली दोस्तों लीडिक सेल्स होती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। याद रखोगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करने वाली जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है? लीडिक सेल्स होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्तनियों में शीश्न का उत्थापन एक उदाहरण है। शीश्न का उत्थापन मतलब शीश्न की साइज का बड़ा होना, कड़ा होने पर, उसका कड़ा होने पर इरेक्ट होना। इरेक्शन ऑफ पेनिस इन मैमल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि पेनिस का इरेक्ट होना बोन के कारण तो होता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन पेनिस के अंदर बोन तो होती ही नहीं है, ठीक है। इरेक्शन जो होता है वो पेनिस के अंदर स्थित रक्त कोटर होते हैं, पेनिस के अंदर ब्लड साइनसेस होते हैं, है ना। जैसे कि कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, उसकी संख्या 1 होती है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा उसकी संख्या 2 होती है। तो ये जब कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जब ब्लड से भर जाते हैं, राइट, तो पेनिस जो है वो एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, द्रव स्टैटिक कंकाल की तरह काम करेगा, और उसकी साइज बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, और वो कड़ा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। तो स्तनियों में शीश्न का उत्थापन किसका उदाहरण? बाह्य कंकाल का? नो, ऐसा कोई एक्सटर्नल स्केलेटन तो होता नहीं है। अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटन, वो भी नहीं होता है। कोई बोनी स्केलेटन, अंदर कोई बोन वगैरह होती है, ऐसी कोई बोन वगैरह भी नहीं होती है। हाँ, द्रव स्टैटिक कंकाल, क्यों? क्योंकि जो रक्त के प्याले हैं, ब्लड साइनसेस है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, वो जब एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना होती है नर में सेक्सुअल कांटेक्ट के वक्त में, तो उसके अंदर वो ब्लड बढ़ जाता है। तो वो जो ब्लड होता है वो एक द्रव स्टैटिक कंकाल की तरह काम करेगा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करेगा, और जो पेनिस है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका उत्थापन हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्तनीय वृषणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमिलियन टेस्टिस? मेमिलियन टेस्टिस के लिए क्या क्या सत्य है? उसमें ग्राफिन फॉलिकल पाई जाती है, पहले गलत हो जाता है। ग्राफिन फॉलिकल तो हमेशा ओवरी के अंदर होती है, तो बात ही खत्म। सर्टोली सेल्स लीडिक सेल्स होती है, लेकिन ग्राफिन फॉलिकल तो नहीं होती है। सर्टोली कोशिकाएं शुक्रजनक कोशिकाएं और लीडिक कोशिकाएं। सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूबल्स और लीडिक सेल्स, हाँ ये हो सकती है, क्योंकि सर्टोली सेल्स भी होती है वृषणों के अंदर, शुक्रजनक नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स भी होती है, और लीडिक सेल्स भी होती है, ये हो सकता है। दूसरों को भी देख लेते हैं, पहला वाला तो होगा नहीं। थर्ड, ग्राफिन फॉलिकल, फिर से ग्राफिन फॉलिकल आ गया है तो गलत हो गया। ग्राफिन फॉलिकल तो सवाल ही नहीं उठता है, ग्राफिन फॉलिकल तो वृषणों में थोड़ी पाई जाती है, ग्राफिन फॉलिकल तो ओवरी में पाई जाती है। और फिर से ग्राफिन पुटिकाएं, नो, राइट। तो सर्टोली सेल्स स्तनियों के वृषणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उनमें सर्टोली सेल्स होती हैं, हाँ होती है, ठीक है। क्या सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती है, हाँ होती है। लीडिक सेल्स होती है, होती है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है 10th क्वेश्चन का जो सेकंड वाला ऑप्शन है
वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। शुक्र नलिकाओं में उपस्थित पोषक कोशिकाएं हैं। शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्र नलिकाएं मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। जैसे ये टीएस बनाया है मैंने, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल। आपने कभी सेमिनिफेरस ट्यूबल का टीएस यदि देखा हो तो टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर दो तरीके की सेल्स होती है। एक तो होती है सर्टोली सेल्स, एक तो होती है दोस्तों सर्टोली सेल्स, और दूसरी जो होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। कौन सी होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ये वाली स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। तो वो यही पूछ रहा है न्यूट्रिटिव सेल्स कौन सी उपस्थित होती है शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर, शुक्र नलिकाओं के अंदर न्यूट्रिटिव सेल्स कौन सी होती है? तो दोस्तों न्यूट्रिटिव सेल्स तो एक ही होती है, सर्टोली सेल्स, जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है। लीडिक सेल्स या क्रोमोफिन सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कभी भी न्यूट्रिशन देने का काम नहीं करती है। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तभी तो हम लोग कभी कभी जो सर्टोली सेल्स होती है उसको अपने क्या कह देते हैं, नर्स सेल्स कह देते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर शुक्र नलिकाओं के अंदर जो पोषक कोशिकाएं होती है उनका नाम क्या है दोस्तों? सर्टोली सेल्स है। नेक्स्ट, which one of the following types of glands is unpaired in the human male? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको ये बताना है कि अनपेड ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन मेल के अंदर। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये बताना है नरजनन तंत्र में अयुग्मित ग्रंथि कौन सी है। सेमिनल वेसिकल, नो, ये तो पेड़ होती है। शुक्राशय तो पेड़ होती है। काउपर्स ग्रंथि भी नहीं हो सकता है क्योंकि यूरेथ्रा के दोनों तरफ एक पेड़ होती है, अभी बनाया भी था मैंने। प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड हमेशा सिंगल होती है। और लेक्राइमल ग्लैंड का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो आइज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अश्रुग्रंथि या लेक्राइमल ग्लैंड का तो कोई लेना देना है नहीं। तो नरजनन तंत्र की अयुग्मित ग्रंथि कौन सी है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमेशा इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शन पर पाई जाती है। और हमेशा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है? सिंगल होती है। नेक्स्ट, कोडा एपिडाइमिस लीड्स टू, कोडा एपिडाइमिस लीड्स टू, कोडा एपिडाइमिस से निर्मित रचना है। तो देखो ये टेस्टिस है और ये अधिवृषण है, यानी कि एपिडाइमिस है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एपिडाइमिस से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है और उसको अपने क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, जिसको कि अपने क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका या शुक्रवाहक, है ना। तो वो पूछा कोडा एपिडाइमिस लीड्स टू, तो ये कोडा एपिडाइमिस तो ये है, कोडा एपिडाइमिस, कोडा एपिडाइमिस से निर्मित रचना है। रेटेटेस्टिस नहीं। वास्ट डिफरेंस, यस, शुक्रवाहक, वास्ट डिफरेंस क्लियर कर दिख रहा है, शुक्रवाहक। वास इफ्रेंशिया, शुक्रवाहिका नहीं। इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी नहीं। पुच्छीय अधिवृषण, कोडा एपिडाइमिस का मतलब होता है पुच्छीय अधिवृषण, पुच्छीय अधिवृषण। इससे क्या बाहर निकलता है? इससे क्या बाहर निकलती है? तो शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी बाहर निकलती है। वास्ट डिफरेंस बाहर निकलती है यहाँ से। तो इसलिए शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी ये निकलती है। तो इसीलिए अपन ने सेकंड को ऑप्ट किया। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस, यस, ओवरीज में नहीं, ब्लड में नहीं, लसिका में नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना सर्टोली सेल्स न्यूट्रिटिव सेल्स होती है, पोषक कोशिकाएं होती है, डेवलप होते हुए स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो सर्टोली सेल्स हमेशा कहाँ पर होती है? वृषण के अंदर पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। तो 14th का आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 14th का आंसर फर्स्ट होगा। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन? क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन कुछ ऐसे मेल बच्चों के अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें टेस्टीज आर नॉट एबल टू डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम सैक।
ऐसा रोग जिसमें कि नर शिशु के अंदर जो वृषण होते हैं वो उदरीय गुहा से वृषण कोश में नहीं उतर पाते हैं. टेस्टीज आर नॉट एबल टू डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम सैक फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. उस कंडीशन को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं. टेस्टीज डज नॉट डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम सैक. यस, वृषण कोश में नहीं आ पाते. स्पर्म्स आर नॉट फाउंड इन द सेमेन. नो. मेल हार्मोन्स आर नॉट एक्टिव, या अंडाशय अनुपस्थित होता है. ओवरीज आर एब्सेंट. हमेशा याद रखना, व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म? टेस्टीज आर अनएबल टू डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम सैक फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी इन मेल चिल्ड्रंस. नर शिशुओं के अंदर जब वृषण कोशों में नहीं आ पाते हैं, उदरीय गुहा से ऊपर से उतर कर नहीं आ पाते हैं, तो उसको अपने क्या कह देते हैं दोस्तों? क्रिप्टोर्किडिज्म के नाम से जानते हैं. ये याद रखना है. नेक्स्ट, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन द टेस्टिस. अभी जस्ट हमने बताया था कि वृषणों में मिलने वाली सर्टोली कोशिकाएं जो होती है, राइट, दीज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज. इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कैसी होती है? तो ये नर सेल्स होती है. हाँ, क्योंकि सर्टोली सेल्स का ही दूसरा नाम क्या है? नर सेल्स है, क्योंकि वो डेवलप होते हुए स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देती है. रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है? नहीं. क्या ये ग्राही कोशिकाएं होती है? ये भी नहीं. जर्म सेल्स? नो. ये नर सेल्स होती है. तो वृषणों के अंदर सर्टोली सेल्स जो होती है वो नर सेल्स होती है, पोषक कोशिकाएं होती है, और ये डेवलप होते हुए शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है. ग्राफिन पुटिका पाई जाती है. ग्राफिन पुटिका पाई जाती है ओवरी ऑफ मेमल्स, स्तनियों के अंडाशय में. यस. क्या ये टेस्टिस में मिलती है? नहीं. ग्राफिन पुटिका केवल फीमेल्स में मिलती है. लिवर ऑफ मेमल्स? नहीं. ओवरी ऑफ फ्रॉग? नो. ग्राफिन फॉलिकल्स आर फाउंड इन ओवरी ऑफ मेमल्स. स्तनियों के अंडाशय के अंदर पाई जाती है. स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है. तो ग्राफिन फॉलिकल्स आर फाउंड इन ओवरी ऑफ मेमल्स. स्तनियों के अंडाशय में ही पाई जाती है. इतना तो सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस के अंदर फॉलिकल्स होती है. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल. प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका और ग्राफिन पुटिका. नाउ द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजर टू ओवरी इज, है ना, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजर टू ओवरी. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया, और ये जो है वो ओविडक्ट है. ऐसी होती है ओविडक्ट, और यहाँ पर ओवरी होती है. ये ओवरी है, ठीक है. ये ओवरी है दोनों तरफ. ये ओवरी है, और जो ओविडक्ट होती है उसके 3 भाग होते हैं. सबसे पहला जो भाग होता है वो इनफंडिबुलम होता है, जो कि कीप लाइक होता है. दूसरा जो भाग होता है वो एम्पुला होता है, और तीसरा जो भाग होता है वो जो कि यूट्रस से जुड़ा रहता है वो स्टमस होता है. ठीक है. अब वो पूछ रहा है कि अंडाशय के निकटतम फैलोपियन नलिका का भाग, ये पूरी फैलोपियन नलिका है. 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब है ना. फैलोपियन नलिका बोले तो ओविडक्ट, अंडवाहिनी. तो अंडाशय के निकटतम फैलोपियन नलिका का भाग कौन सा है? तो अंडाशय के बिल्कुल निकट फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग है? इनफंडिबुलम. वेरी सिंपल. पहला भाग जो कि कीपाकार होता है इनफंडिबुलम होगा. तो पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजर टू द ओवरी इज स्टमस. नहीं, स्टमस तो आखिरी है जैसा कि दिख रहा है डायग्राम के अंदर. फनल शेप इनफंडिबुलम, हाँ, कीपाकार इनफंडिबुलम सबसे पहला भाग है. वेस्टिब्यूल? नहीं, वेस्टिब्यूल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो पूरा वो वाला भाग है जिसमें कि क्लाइटोरिस और यूरिथल पोर और वेजिनल पोर वगैरह पाया जाता है. और एम्पुला? नहीं, एम्पुला दूसरा भाग है. तो सबसे पहला जो भाग है जो कि फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के बिल्कुल पास में है वो इनफंडिबुलम है. तो कीपाकार इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम. तो 18वें का दूसरा बिल्कुल सही ऑप्शन है. नेक्स्ट, मादा की बार्थोलिन ग्रंथियां नर की किन ग्रंथियों के समान है? पहली बात तो फीमेल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ होती है? तो फीमेल के अंदर ये वेजाइना है. मान लीजिए ये वेजाइनल पोर है, योनि छिद्र है ना. तो योनि छिद्र के दोनों तरफ, योनि छिद्र के दोनों तरफ इधर यहाँ पर 1 पेयर ऑफ ग्लैंड होती है, और उसको अपने क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं. बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन
योनि मार्ग को, इस मार्ग को चिकना बनाता है ताकि नर के द्वारा जब शीश्न को अंदर डाला जाए तो सुगमता पूर्वक शीश्न जो है पेनिस फीमेल की वेजाइना में प्रवेश कर जाए। मतलब एक तरीके से वेजाइना को लुब्रिकेट करने का जो काम है वो बार्थोलिन ग्लैंड का है। तो वन पेयर होती है, तो मादा में बार्थोलिन ग्लैंड नर की किन ग्रंथियों के समान है? तो काउपर्स ग्रंथियों के समान। द बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ द मैमेलियन फीमेल कोरोस्पोंड टू विच ग्लैंड इन द मैमेलियन मेल? तो काउपर्स ग्लैंड ऑफकोर्स, क्योंकि काउपर्स ग्लैंड भी पेनिस के लुब्रिकेशन का काम कर रही थी और ये भी लुब्रिकेशन का काम कर रही है। तो पेनिनल ग्लैंड नहीं होगा, मलाशय ग्रंथि नहीं, प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं, ना तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ना रेक्टल ग्लैंड, ना पेनिनल ग्लैंड। हमेशा याद रखना बार्थोलिन ग्लैंड जो फीमेल के अंदर मिलती है वो मेल की किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है? काउपर्स ग्लैंड के कोरस्पॉन्डिंग होती है। तो मादा की बार्थोलिन ग्रंथियाँ नर की किन ग्रंथियों के समान होती है? तो वो काउपर्स ग्रंथि के समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बार्थोलिन ग्लैंड्स अकर इन द मेल्स। गलत, बार्थोलिन ग्लैंड कभी भी मेल में तो पाई नहीं जाएगी। मेल, वापस से मेल नजर आ रहा है यहाँ पर, नर में। गलत। फीमेल एंड हेल्प इन वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन। वेस्टिबुलर का मतलब समझते हो? वेस्टिबुलर भाग कौन सा होता है? वेस्टिबुलर भाग जो होता है, ये जैसे क्लाइटोरिस है, ये वेजाइनल पोर है, ये यूरिथ्रल पोर है, ये वेजाइनल पोर है। तो ये जो पूरा भाग जो होता है ना, ये वाला फीमेल के अंदर, इस वाले भाग को अपने क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो मादाओं में पाई जाती है। तो बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल के अंदर मिलेगी, ये बात तो तय है, फीमेल के अंदर मिलेगी। एंड इट हेल्प इन वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन। तो बार्थोलिन ग्लैंड यहाँ पर है ना, यहाँ ये बार्थोलिन ग्लैंड है और यहाँ पर ये अपना सेक्रेशन करती है, तो वेजाइनल पोर को लुब्रिकेट करती है। तो हाँ, फीमेल्स में एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल। नो। तो सबसे सटीक जो है वो ये है कि ये फीमेल्स के अंदर मिलती है और ये वेस्टिब्यूल जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं फीमेल के अंदर, और उसको लुब्रिकेट करने का काम करती है। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। नेक्स्ट, द क्लाइटोरिस इन मेमिलियन फीमेल इज। क्लाइटोरिस ये रहा, ये क्लाइटोरिस होता है, ये यूरिथ्रल पोर है और ये वेजाइनल पोर है। ठीक है, ये फीमेल के अंदर ये क्लाइटोरिस है। तो क्लाइटोरिस जो है इट इज़ होमोलोगस टू पेनिस। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्लाइटोरिस फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज होमोलोगस टू पेनिस। क्लाइटोरिस जो मादा जनन तंत्र के अंदर पाया जाता है वह शिश्न के समजात अंग होता है, याद रखना। तो क्लाइटोरिस इन ह्यूमन मेल फीमेल इज होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस इन मेल। यस, नर शिशु मुंड के समजात। एनालोगस टू पेनिस, नो। समवृत्ति नहीं होता, नॉन फंक्शनल, ओवरग्रोन स्ट्रक्चर, नो। हमेशा याद रखना, मादा के जनन तंत्र में मिलने वाला क्लाइटोरिस नर के ग्लांस पेनिस के समजात होता है। नर के ग्लांस पेनिस के समजात होता है। 21 का फर्स्ट बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। सर्विक्स एक भाग है। सर्विक्स कहाँ पर होता है? मैं डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ आपको। सर्विक्स बनाकर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, राइट। मैं सर्विक्स बना के बता देता हूँ आपको। तो ये यूट्रस है और ये यूट्रस के नीचे का जो सबसे भाग है वो कौन सा है? सर्विक्स है। और सर्विक्स के जो नीचे वाला जो भाग है, सर्विक्स के जो नीचे वाला भाग है, ये क्या चीज़ है? वेजाइना है। तो ऊपर तो यूट्रस है, नीचे वेजाइना है और दोनों के बीच में कौन है? सर्विक्स है। तो सर्विक्स एक भाग है किडनी का? नहीं। फैलोपियन ट्यूब का? नहीं। अधिवृषण का? नो। बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना, हाँ, यूट्रस और वेजाइना के बीच में क्या प्रेजेंट है? सर्विक्स है। तो गर्भाशय और योनि के मध्य में, यूट्रस और वेजाइना के बीच में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है? सर्विक्स प्रेजेंट होता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बार्थोलिन ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती है? मैंने अभी आपको 2 बार डायग्राम बनाया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइनल पोर के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। ये बार्थोलिन ग्लैंड है। ये क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। और ये क्या चीज़ है भैया? वेजाइनल पोर है। वेजाइनल पोर के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है ऐसे। तो पक्षियों में हासित पुच्छ शीर्ष पर, एट द रिड्यूस टेल इन बर्ड्स, नो। मैमल्स के अंदर होती है ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमन फीमेल्स, यस। मानव मादाओं में योनि के दोनों तरफ होती है ऑन आइदर साइड ऑफ वास्ट डिफरेंस इन मेल्स। मेल्स में तो होती नहीं है भैया। उभयचरों में, नो, इट इज़ ओनली फाउंड इन मैमल्स। तो याद रखना है बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती है? तो वन पेयर होती है। इट इज़ फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजाइना
इन ह्यूमन फीमेल्स। वेजाइनल पोर के दोनों तरफ या वेजाइना के दोनों तरफ फीमेल्स के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट टेक्स प्लेस इन। नर शुक्राणु द्वारा मादा के अंडाणु का निषेचन मादा के जनन मार्ग में किस क्षेत्र में होता है? तो पूछ रहा है सीधा सीधा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो भैया फेलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिनी में होता है, यानी कि ओविडक्ट में होता है। तो यूट्रस में होता है क्या? नहीं। गर्भाशय में नहीं। अंडाशय में? नो। वेजाइना में? योनि में? नहीं। ओविडक्ट में? यस। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म, ह्यूमन बींग्स के अंदर एग का जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म के द्वारा वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है, फेलोपियन नलिका के अंदर होता है, अंडवाहिनी में होता है। बिल्कुल क्लियर कट है। नेक्स्ट, पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया किससे विकसित होता है? कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करने वाला कौन होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम किससे डेवलप होता है? खाली ग्रेफिन फॉलिकल से। जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ग्रेफिन फॉलिकल फट जाती है, और ग्रेफिन फॉलिकल फट जाती है तो अंडाणु बाहर निकल जाता है। तो जो खाली ग्रेफिन फॉलिकल है उस खाली ग्रेफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। इसका मतलब ये बात तय है कि ग्रेफिन फॉलिकल किसको बनाती है? कॉर्पस ल्यूटियम को बनाती है। तो उस साइड से तो बनने से रहा। क्या कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेफिन फॉलिकल से बनता है? यस, ग्रेफिन फॉलिकल। नेफ्रोस्टोम? नो। कॉर्पस एल्बिकेंस? नहीं। हमेशा ध्यान रखना, पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम जब ओव्यूलेशन हो जाता है और ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल जाता है तो खाली ग्रेफिन फॉलिकल से एक येलो कलर का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको कि अपने क्या बोल देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कह देते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है? ग्रेफिन फॉलिकल से। क्लियर है? द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन टेस्टिस आर नोन एज। द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन टेस्टिस आर नोन एज। वृषण में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के प्रथम परिपक्व विभाजन के उत्पाद क्या कहलाते हैं? तो देखो भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के अंदर जब फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन यानी कि फर्स्ट मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगी। तो क्या स्पर्मेटेड बनेंगे? नहीं। क्या स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे? शुक्राणुजन बनेंगे? नहीं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? हाँ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में जब फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा, तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, न कि शुक्राणु वगैरह। तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट, स्पर्मियोजेनेसिस रूपांतरण है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पूछा है, स्पर्मियोजेनेसिस पूछा है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटेड से स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु का निर्माण। कहाँ पर है? शुक्राणुजन का प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में। स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? नो। शुक्राणुजन का क्रियात्मक शुक्राणु में। स्पर्मेटोगोनिया टू फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ? ये भी नहीं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? ये भी नहीं। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटेड टू स्पर्मेटोजोआ? यस। शुक्राणु प्रसु से शुक्राणु का निर्माण। स्पर्मेटेड मतलब शुक्राणु प्रसु मतलब शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु का निर्माण इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण ही वास्तव में स्पर्मियोजेनेसिस है। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। वो पूछा है कि कितने स्पर्म्स बनेंगे एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो हमेशा याद रखो, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं। देखो 4 ऑप्शन कहाँ पर है? शुक्राणु की संख्या कितनी बनेगी? 4। हमेशा याद रखना, एक से कितने बनते हैं? 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमेशा 4 स्पर्म्स बनते हैं। ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं? तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की गुणसूत्र संख्या के समान? नहीं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तो n होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो हमेशा 2n होती है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होती है। तो पहला वाला तो होगा नहीं। सेम एज दैट ऑफ स्पर्मेटेड? नहीं। स्पर्मेटेड के अंदर n होता है,
शुक्राणु प्रसु में n होता है, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो 2n होता है, तो ये भी नहीं होगा। हाफ डेट ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, हाफ डेट ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, नो, स्पर्मेटोगोनियम का हाफ स्पर्मेटोगोनियम तो 2n होता है, तो ये भी तो खुद भी तो 2n है, तो ये भी नहीं होगा। सेम एज डेट ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, हाँ स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 2n है, यानी कि शुक्रजन के अंदर 2n है, तो बिल्कुल इसके अंदर भी 2n है, तो इसलिए हमने फोर्थ को ऑप्ट किया है। इसीलिए हमने किसको ऑप्ट किया दोस्तों? फोर्थ को ऑप्ट किया है। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ? मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से या 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं। ये याद रखना है, बस सेट कर लो दिमाग में। 4 स्पर्म्स कितने से? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं? 4 स्पर्म्स बनते हैं। तो हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ? 2 से 4 बनते हैं, तो 2 से 4 बनते हैं, तो 400 कितने से बनेंगे? 200 से। अरे 2 से 4 बनते हैं, तो 400 स्पर्म कितने से बनेंगे? 200 से बनेंगे। ये रहा, वेरी सिंपल। 2 से 4 बनते हैं, तो 200 से 400 बनेंगे, वेरी सिंपल। तो 400 शुक्राणु के निर्माण है, तो कितनी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? तो 200 की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न मानव जनन के ऊपर। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसी तरीके के वीडियोस बहुत सारे आप लोगों के लेकर आएँ, ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।